हेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज जो है वो अपने चैप्टर 2 यूनिट 5 कैश बुक जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगेन वन ऑफ द बेसिक चैप्टर, बहुत ही इजी चैप्टर है और कभी कभार जो है इंस्टीट्यूट इससे 10 मार्क का भी जो है वो सम पूछ लेते हैं, तो ये चैप्टर स्किप करने का सोचना मत। बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगा और आपके 10 मार्क्स का अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो इजीली आपके 10 मार्क्स भी जो है वो कवर हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं लेक्चर से। सबसे पहले कैश बुक जो है वो होता क्या है। अब देखो, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन ये कई बार आ जाता है कि भाई सर कैश बुक क्या है, कैश अकाउंट क्या अलग चीज है, ये सब इन सब में डिफरेंस क्या है। एक सिंपल चीज समझना कि भाई अगर कोई चीज आप अकाउंट बना रहे हो एक दो पेज का, तो वो तो सिंपल आपका लेजर अकाउंट बन गया। पर हर एक बिजनेस में मोस्टली ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो कैश से होते हैं। यहाँ पे जब मैं कैश बोल रहा हूँ मतलब कैश एंड बैंक दोनों को ही मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ, कोई अलग चीज नहीं है। तो मोस्टली ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं वो कैश एंड बैंक से होते हैं। तो एक दो पेज के अकाउंट से जो है वो पूरा कैश के सारे ट्रांजेक्शन्स आपके एक दो पेज के अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होते। इसलिए हम कैश ट्रांजेक्शन्स, बैंक ट्रांजेक्शन्स के लिए अलग से एक पूरा रजिस्टर मेंटेन करते हैं और उस रजिस्टर को ही हम जो है वो क्या बोलते हैं, कैश बुक बोलते हैं। तो इससे हमारा एक कंक्लूजन तो ये आ गया कि भाई कैश बुक ही कैश अकाउंट है, दोनों अलग अलग चीज नहीं है। ठीक है। अब बात आई कि भाई कैश बुक जो है वो कौन सी बुक है। तो कैश बुक को आप जो है वो सब्सिडरी बुक भी बोलोगे और उसी को प्रिंसिपल बुक भी बोलोगे। रीजन समझना, कोई भी कैश एंड बैंक का ट्रांजेक्शन होगा वो स्ट्रेट अवे रिकॉर्ड हो जाएगा किस में, कैश बुक में। और फिर उस कैश बुक के थ्रू दूसरे जो अकाउंट्स होंगे, फॉर एग्जांपल सेल्स आपने किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो आपने कैश बुक में डेबिट साइड जो है वो क्या लिखा, आपने कैश बुक में डेबिट साइड लिख दिया टू सेल्स अकाउंट। अब इस सेल्स अकाउंट में जो है वो आपकी पोस्टिंग होगी किसको देख के, कैश बुक को देख के। तो कैश बुक एक सब्सिडरी बुक भी है जिसमें आप सीधा सीधा डायरेक्ट पोस्टिंग करते हो, और वो एक लेजर अकाउंट भी है क्योंकि कैश बुक के अलावा हम कोई अलग से कैश अकाउंट नहीं बनाते। कैश बुक में ही जो क्लोजिंग बैलेंस आया उसी क्लोजिंग बैलेंस को यूज करके हम ट्रायल बैलेंस में कैश बुक का बैलेंस पुट करते हैं। बट अगर यही चीज हमने सब्सिडरी बुक्स में जब समझी थी, तो सब्सिडरी बुक्स में हमने क्या समझा था, हमने ये समझा था कि भी आपका जो है वो एक बनता है परचेज बुक, और इस परचेज बुक में जो आपके ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज वाले ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं। परचेज बुक बनने के बाद भी जो है वो आपका एक परचेज अकाउंट तो बनता ही है, और इस परचेज अकाउंट में आप दोनों ही चीजें पुट करते हो। क्या, कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज का अमाउंट जो है वो आपको कहां से मिलता है, क्रेडिट परचेज का अमाउंट आपको मिलता है परचेज बुक से, और कैश परचेज का अमाउंट आपको जो है वो कहां से मिलता है, कैश बुक से। लेकिन कैश के लिए ऐसा केस नहीं है। कैश बुक के जितने भी ट्रांजेक्शन्स है वो आप सीधा सीधा जो है वो कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे, और इसी को ही जो है वो आप क्या मान लोगे, इसी को ही आप जो है वो लेजर भी मान लोगे, और उसी का ही जो आपका बैलेंस है वो सीधा ट्रायल बैलेंस में डायरेक्टली आप लिख देने वाले हो। उसकी अलग से कैश बुक की कोई दूसरी पोस्टिंग नहीं हो रही है। जो कैश अकाउंट बना, जो कैश बुक आपने बनाई वही आपका कैश बुक है, कैश अकाउंट है। क्लियर? तो ये चीज तो आपकी क्लियर हो गई होगी कि भाई इसलिए हम जो है वो कैश बुक को प्रिंसिपल बुक भी बोलते हैं और इसलिए हम जो है वो उसको सब्सिडरी बुक भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कितने टाइप के आपके कैश बुक हो सकते हैं? तो कैश बुक जो है वो आपके तीन टाइप के हो सकते हैं। सबसे पहला कैश बुक आपका हो जाएगा सिंपल कैश बुक, दूसरा कैश बुक आपका है टू कॉलमनर कैश बुक, और तीसरा कैश बुक आपका है थ्री कॉलमनर कैश बुक। अब वन बाय वन सारे ही कैश बुक को जो है वो समझते हैं। एक बार सारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर लेते हैं, फिर डायरेक्ट सीधा सम्स पे आएंगे। सम जो है वो इजी ही है, कुछ खास अलग नहीं है। सबसे पहले सिंपल कैश बुक मतलब क्या, आपकी कैश बुक और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम है, जो ये वाला अमाउंट का कॉलम है वो सिर्फ और सिर्फ किसका कॉलम है, कैश का ही कॉलम है। इसी को ही आप जो है वो सिंपल कैश बुक बोलोगे। बाकी जैसे नॉर्मल लेजर अकाउंट बनाते थे, डेट लिख दिया, रिसिप्ट, यहाँ पे पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट, और यहां पे भी अमाउंट। अब यहां पे समझना, पहले तो
कैश बुक को कब डेबिट करना है, कैश बुक को कब क्रेडिट करना है, वो एकदम ही बेसिक चीज है, पर हमने जो है वो आगे भी डिस्कस की थी, एक बार और यहाँ पे वापस डिस्कस कर लेते। सिंपल चीज है, कैश आपके लिए क्या है? कैश आपके लिए जो है, कैश आपके लिए है एक असेट, ठीक है। अगर असेट बढ़ रहा है, अगर असेट बढ़ता है तो असेट को हमें क्या करना है? डेबिट करना है। अगर असेट घटता है तो असेट को हमें क्या करना है? क्रेडिट करना है। सिंपल है लॉजिक। तो अगर पैसा कहीं से भी आपको मिला, मतलब आपकी रिसिप्ट हुई, रिसिप्ट हुई तो सारी ही रिसिप्ट जो है वो आपकी कौन सी साइड रिकॉर्ड की जाएगी? सारी ही रिसिप्ट आपकी डेबिट साइड रिकॉर्ड की जाएगी। अगर आपने पैसा पे किया, पेमेंट किया, तो वो सारा ही पैसा आपका क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि कैश कम हो रहा है, असेट कम होता है तो असेट को क्रेडिट करते हैं। सिंपल है बस। तो इसी तरह से जो है वो आपका सिंपल कैश बुक बनेगा। अब एक बार सिंपल कैश बुक का एक आध सम कर लेते, ताकि जो है वो हमें सिंपल कैश बुक थोड़ा बहुत आइडिया आ जाए, और फिर जो है वो डबल कॉलम एंड ट्रिपल कॉलम एक साथ ही समझ लेंगे, ठीक है। तो सम पे आते हैं सिंपल कैश बुक के। तो यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन ए सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक में आपको जो सारे ट्रांजेक्शंस एंटर करने हैं, और यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शंस आपको दिए गए हैं। अब इस चीज का फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी जो है वो बना लिया है, ताकि हमारा फॉर्मेट बनाने में टाइम वेस्ट ना हो। फॉर्मेट हमने ऑलरेडी डिस्कस भी कर लिया है। फॉर्मेट क्या था हमारा? तो डेबिट साइड एक तो होगा, यहाँ पे नाम जो है वो आप क्या लिखोगे? यहाँ पे नाम लिखोगे कैश बुक, कैश अकाउंट नहीं लिखोगे, क्योंकि आप सीधी एक रजिस्टर ही मेंटेन कर रहे हो, कैश बुक ही मेंटेन कर रहे हो। और यहाँ पे आप जो है वो क्या, क्रेडिट साइड लिख दोगे। अब स्टार्ट होगा आपका डेट से, डेबिट साइड जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपके रिसिप्ट्स हो जाएगी। एलएफ तो ठीक ही है, अमाउंट आ जाएगा, वापस डेट, यहाँ पे पेमेंट्स आ जाएंगे आपके, वापस एलएफ एंड अमाउंट। इस तरह से जो है वो आपका कैश बुक का फॉर्मेट बनता है। अब सिंपल कॉलम कैश बुक वाला जो है वो सम देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जनवरी 1 और मंथ ईयर आपका जो है वो 2022 है। कैश इन हैंड आपको कुछ दिया गया है, कैश इन हैंड आपको दिया गया है 1200 रुपए। मतलब ये आपका जो है वो क्या है? ओपनिंग कैश बैलेंस है। तो यहां पे ओपनिंग कैश बैलेंस, कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस रहता है, क्योंकि वो असेट है, और रोकड़ा तो कभी माइनस में जा नहीं सकता। हाँ, बैंक माइनस में जा सकता है, उसमें ओवरड्राफ्ट हो सकता है, पर रोकड़ा तो कभी माइनस में नहीं जा सकता। तो यहां पे जनवरी 1 को लिख देंगे। जनवरी का मंथ है, पहली तारीख, और ओपनिंग कैश बैलेंस है, तो यहां पे हम लिखेंगे क्या? टू बैलेंस डॉट डाउन, और वो आपका दिख रहा है कितना? 1200 रुपए। क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपको क्या बोला जा रहा है? 5 तारीख को रिसीव्ड फ्रॉम राम ₹300। राम से जो है वो हमें पैसा मिला है 300 रुपए। पैसा मिला, कैश को डेबिट करो, और पैसा गया, कैश को क्रेडिट करो। तो कैश को तो डेबिट करेंगे, तो कैश बुक के डेबिट साइड अपने जो 300 रुपए लिख रहे हैं, सामने पर्सन का नाम है क्या? राम। तो यहाँ पे एंट्री क्या बन जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट, डेट थी आपकी 5 तारीख, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, और इधर क्या लिख देंगे अपने? टू राम अकाउंट, अमाउंट था आपका 300। ठीक है, सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट 7 तारीख को पेड रेंट ₹30। रेंट का खर्चा आपने पे किया है, कैश गया, कैश को क्रेडिट करना है, तो कैश बुक की क्रेडिट साइड लिखेंगे। रेंट आपका खर्चा है, खर्चा बढ़ता है तो उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। एंट्री बन जाएगी आपकी 7 तारीख को, बाय रेंट अकाउंट ₹30। सिंपल। उसके बाद 8 तारीख को सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹300। हमने कैश सेल्स किया है, कैश सेल्स करने की एंट्री आपकी बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 300 रुपए का ये सेल्स है, 8 तारीख है, कैश पैसा मिल रहा है, तो डेबिट साइड लिखेंगे। टू सॉरी टू सेल्स अकाउंट 300। उसके बाद ये वाला ट्रांजेक्शन भी हो गया, ये वाला भी हो गया।
10 तारीख को पेड टू श्याम ₹700। अपने पेमेंट कर रहे हैं तो कैश को तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, किसी क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे होंगे, क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं मतलब लायबिलिटी कम हो रही है, लायबिलिटी कम होती तो उसको डेबिट करते, तो श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और अमाउंट है आपका 700। तो यहां पे 10 तारीख बाय श्याम अकाउंट, अमाउंट है आपका 700। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर ₹200। फर्नीचर परचेज कर रहे, 27 तारीख है। असेट आई, एक असेट आई एक असेट गई। कौन सी असेट आई? फर्नीचर आया, कैश गया, तो एंट्री क्या बनेगी इसकी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और डेट है आपकी 27, अमाउंट है आपका 200। तो यहां पे आ जाएगा बाय फर्नीचर अकाउंट, अमाउंट 200, सिंपल। उसके बाद 31 को क्या हो रहा है? 31 को अपने पेड सैलरीज ₹100। हमने सैलरी पे की है कितनी? 100 रुपए। तो एंट्री क्या बनेगी? सैलरी आपका एक खर्चा है, सैलरी खर्चा बढ़ रहा है तो सैलरी को डेबिट करेंगे, पैसा जा रहा है तो कैश को क्रेडिट करेंगे, और अमाउंट है आपका 100 बाय सैलरीज अकाउंट। ठीक है। उसके बाद रेंट ड्यू नॉट येट पेड फॉर जनवरी। ये खर्चा ड्यू हो चुका है लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं हुई है। हमेशा ध्यान रखना, अगर कैश आ रहा है या कैश जा रहा है तो ही जो है वो कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। इस पर्टिकुलर केस में कोई भी पेमेंट नहीं हो रहा है तो ये चीज कैश बुक में नहीं आएगी, तो ये ट्रांजेक्शन अपने रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो इसी तरह से आपका जो सिंपल कैश बुक बन जाता है। इसके बाद हम जो है वो टोटल कर लेंगे। टोटल दोनों साइड का जो है वो जो हायर होगा वही टोटल होगा, और ऑब्वियसली जो है वो डेबिट साइड का ही टोटल हायर होगा। 1200 प्लस 300 प्लस 300 1800, दोनों साइड अपने 1800 लिख देंगे। उसमें से माइनस करेंगे 30 माइनस 700 माइनस 200 माइनस 100, 770 रुपये आपका जो है वो बैलेंस आया। तो यहाँ पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और अगेन यहाँ पे डेट 31 ही आ जाएगी, और यही बैलेंस कैरिड डाउन यहाँ पे 1 फेब को क्या बन जाएगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये अमाउंट आ गया आपका 770। क्लियर, सिंपल। तो इसी तरह से आपका जो है वो सिंपल कैश बुक, सिंगल कॉलम जो है वो कैश बुक आपका बन जाएगा। अब वापस जो है वो कंसेप्ट पे चलते और डबल कॉलम कैश बुक एंड ट्रिपल कॉलम कैश बुक को एक साथ समझ लेते हैं, और फिर उसके जो है वो सम्स पे अपने आ जाएंगे। ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे डबल कॉलम कैश बुक के बारे में बोला गया। डबल कॉलम कैश बुक मतलब क्या कि भी एक तो कॉलम आपका कैश बुक का होगा और दूसरा कॉलम आपका जो होगा, मतलब एक कॉलम आपका कैश का होगा और दूसरा कॉलम आपका जो होगा वो या तो डिस्काउंट का कॉलम हो सकता है या आपका जो है वो बैंक का कॉलम हो सकता है। तो डबल कॉलम कैश बुक में कितने वेरिएशंस हो सकते हैं? तो एक तो हो गया आपका कैश एंड बैंक कॉलम, दूसरा आपका हो गया कैश एंड डिस्काउंट कॉलम। अब यहां पे ध्यान रखना, अगर पैसा मिला, सबसे पहले अगर कैश एंड बैंक कॉलम में बना रहा हूं तो उस केस में पैसा मिला, तो अगर कैश से पैसा मिल रहा है तो कैश के डेबिट कॉलम में लिख देंगे, बैंक से पैसा मिल रहा है तो बैंक के डेबिट कॉलम में अपने जो है वो उसको लिख देंगे। अगर पैसा जा रहा है, अगर पेमेंट कैश से कर रहे हो तो कैश के क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे, अगर बैंक से कर रहे हो तो बैंक के क्रेडिट कॉलम में लिख देंगे। ये तो बात हो गई कैश एंड बैंक वाले डबल कॉलम की। अब अगर आपका कैश एंड डिस्काउंट वाला जो है वो डबल कॉलम का कैश बुक है तो उस चीज में समझना ध्यान से। डिस्काउंट आपके दो तरह के हो सकते हैं, एक तो डिस्काउंट अलाउड मतलब आपने डिस्काउंट दिया, और एक हो सकता है आपका डिस्काउंट रिसीव्ड, आपको डिस्काउंट मिला। तो अगर मैं ये आपसे पूछूं कि भी आप जो है वो डिस्काउंट कब देते हो और किसको देते हो, तो आप जो है वो डिस्काउंट देते हो क्रिएटर्स को।
तो जो आपका डेटर्स है उसको आप जो है वो डिस्काउंट देते हो, और वो कब देते हो, जब आपको पैसा मिलता है। तो अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो तो उस केस में एंट्री क्या बनती है आपकी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ये आपकी एंट्री बनती है। उसके बाद अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो उस केस में एंट्री क्या बनती है, उस केस में एंट्री बनती है आपकी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो अब यहां पे समझना ध्यान से, अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है मतलब वो आपकी इनकम है, और वो आपको कब मिलता है, जब आप पेमेंट करते हो तब मिलता है। आप डिस्काउंट देते कब हो, जब आपको पैसा मिलता है तब आप डिस्काउंट देते हो। तो इन शॉर्ट पैसा मिलता है तब कैश बुक का आप क्या करते हो, डेबिट करते हो। तो अगर आपको पैसा मिल रहा है उस टाइम आप डिस्काउंट दे रहे हो, तो वो डिस्काउंट को आपको जो है वो क्या करना है, डिस्काउंट अलाउड को जो है वो डेबिट साइड बताना है। तो डेबिट साइड वाला जो डिस्काउंट का कॉलम है वो आपका डिस्काउंट अलाउड वाला कॉलम है जो आपके लिए खर्चा है। दूसरा क्रेडिट साइड वाला जो आपका डिस्काउंट का कॉलम है वो आपको जो है वो जब आप कैश पेमेंट्स करते हो तब आप जो है वो आपको वो चीज मिलती है। तो क्रेडिट साइड वाला डिस्काउंट कॉलम आपका जो है वो डिस्काउंट रिसीव्ड का कॉलम होगा। तो क्लियर, ये चीज इतनी क्लियर होगी। अब एक चीज और ध्यान रखनी पड़ती है आपको कि डिस्काउंट अकाउंट जो होते हैं, डिस्काउंट आपका एक नॉमिनल अकाउंट होता है, और ईयर एंड पे सारे ही नॉमिनल अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाते हैं। कहां पे, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर होके। तो डिस्काउंट कॉलम के इंडिविजुअल डेबिट साइड वाले डिस्काउंट कॉलम को हम अलग से टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड वाले को अलग से टोटल करेंगे, उसका कभी भी हम बैलेंस नहीं निकालते। डेबिट साइड वाला जो डिस्काउंट कॉलम होगा वो डिस्काउंट अलाउड माना जाएगा, वो खर्चा माना जाएगा, उसको आप पीएनएल अकाउंट में एक्सपेंस साइड बताओगे। क्रेडिट साइड वाला जो आपका डिस्काउंट का कॉलम है वो डिस्काउंट रिसीव्ड है, वो आपकी इनकम मानी जाएगी, उसको आप पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड बताओगे। इंडिविजुअली दोनों के अलग अलग टोटल होंगे, दोनों को बैलेंस नहीं करना है। बट वही चीज अगर मैं कैश एंड बैंक की बात करूं तो कैश अकाउंट बैंक अकाउंट को दोनों को आपको जो है वो दोनों साइड टोटल जो हायर है वो लिख के बैलेंस करना पड़ता है। अब ये चीज मैंने बोल के समझा दी, आपको जो है प्रैक्टिकली सम में पता चल ही जाएगी। तो यहां पे लिखा भी हुआ है कि इट शुड बी नोटेड दैट डिस्काउंट कॉलम्स आर नॉट बैलेंस्ड। उसको आप इंडिविजुअली टोटल कर लेते हो और उसका टोटल जो है वो आपका पीएनएल अकाउंट में चला जाता है। ठीक है, कैश एंड बैंक कॉलम आर बैलेंस्ड एंड द बैलेंसिंग फिगर इज कॉल्ड कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो ये हमने बात कर दी क्या कि अगर टू कॉलमनर कैश बुक है जिसमें एक कॉलम आपका डिस्काउंट एंड कैश अमाउंट का हो सकता है, या तो आपका बैंक एंड कैश अकाउंट का हो सकता है। अब बात करते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक कुछ अलग नहीं है, एकदम सिंपल है। इसमें आपका जो है वो तीनों ही कॉलम आ जाता है, डिस्काउंट बैंक कैश। क्लियर, बाकी सारे रूल्स रेगुलेशन सब चेंज है, कोई भी कुछ अलग चेंज नहीं हो रहा है ट्रिपल कॉलम कैश बुक में, डबल कॉलम कैश बुक में। जैसे कैश मिलता है डेबिट करते हो, कैश जाता है क्रेडिट करते हो। डेबिट साइड वाला डिस्काउंट डिस्काउंट अलाउड है, खर्चा है, नुकसान है। क्रेडिट साइड वाला डिस्काउंट डिस्काउंट रिसीव्ड है, इनकम है, गेन है। क्लियर, तो अब चलते सीधा सम्स पे। एक और चीज, अच्छा सम से पहले ये समझ लेते कि भी कॉन्ट्रा एंट्रीज क्या होती है। तो कॉन्ट्रा एंट्रीज मतलब क्या कि भी कोई भी दो रिलेटेड अकाउंट में जो है वो ट्रांजेक्शन हो रहा है, जैसे कि कैश एंड बैंक में अगर आपका जो है वो ट्रांजेक्शन हो रहा है तो ये दोनों रिलेटेड अकाउंट है, इन दोनों के ही कॉलम आप जो है वो यहाँ पे बता रहे हो। तो उसको हम जो है वो एलएफ वाले कॉलम में, ये जो एलएफ वाला कॉलम होता है उसमें दोनों साइड जो है वो कॉन्ट्रा एंट्री लिख देते हैं, सी करके लिख देते हैं। उसका रीजन क्या, क्योंकि ये जहां जहां पे आप कॉन्ट्रा एंट्री लिख दे रहे हो मतलब क्या कि भी इसकी कोई फर्दर पोस्टिंग अलाउड नहीं है। सर अच्छे से समझाओ, ये समझ में नहीं आया, समझना यहाँ पे ध्यान से। भाई मैं जो है वो कैश बुक बना रहा हूं, ठीक है, ये मेरी कैश बुक बनी।
अब कैश बुक में अगर मैं यहाँ पे 2 सेल्स लिख रहा हूं, मतलब ये मैंने कैश सेल्स किया, तो ये जो 2 सेल्स लिख रहा हूं मैंने कैश बुक में, तो कैश बुक कैश की पोस्टिंग कर दी, पर मुझे दूसरी पोस्टिंग सेल्स अकाउंट में भी तो करनी पड़ेगी ना। बट अगर मैं यहाँ पे सपोज कैश विड्रॉ करके लेके आ रहा हूं, तो एंट्री क्या बनेगी, कैश विड्रॉ करके लेके आया तो कैश बिजनेस में आया, तो कैश अकाउंट को मैंने डेबिट किया, तो कैश अकाउंट यहाँ पे आपका क्या हो गया, डेबिट हो गया। और कम क्या हुआ, बैंक का बैलेंस कम हुआ, क्योंकि बैंक में से विड्रॉ किया था, तो बैंक का बैलेंस कम हो रहा है, मतलब एक असेट कम हो रही है, तो जो असेट कम हो रही है उसको हम क्रेडिट करेंगे, तो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट हो गया। तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। अब ये दोनों ही चीज जब आप जो है वो लेट से डबल कॉलम कैश बुक बना रहे हो, इसमें एक कॉलम आपका कैश का है, एक कॉलम आपका बैंक का है, एक कॉलम आपका यहाँ पे कैश का है, एक कॉलम यहाँ पे आपका बैंक का है, तो ये डबल कॉलम कैश बुक में आपको इस चीज की एंट्री की पोस्टिंग करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे लेट से 1000 रुपीज है, तो लेजर पोस्टिंग हमने सीखी थी सबसे पहले, कैश अकाउंट को अगर मैंने डेबिट किया है तो मैं कैश के डेबिट कॉलम साइड आ जाऊंगा, पहले सीधा अमाउंट लिखूंगा, अमाउंट कितना लिखूंगा, 1000 लिख दिया मैंने, और सामने रिस्पेक्टिव अकाउंट कौन सा है, रिस्पेक्टिव अकाउंट यहाँ पे है आपका टू बैंक अकाउंट। फिर बैंक की अगर मैं बात करूं तो बैंक को मैंने क्या किया है, क्रेडिट किया है, तो सीधा मैं बैंक के क्रेडिट कॉलम में आ जाऊंगा और पहले यहाँ पे अमाउंट लिख दूंगा क्या, 1000, और सामने रिस्पेक्टिव अकाउंट कौन सा है, तो सामने रिस्पेक्टिव अकाउंट है आपका बाय कैश अकाउंट। अब ये दोनों ही जो है वो यहाँ पे पोस्ट हो गए, इसके लिए अब अलग से कोई नया लेजर नहीं बनने वाला। बट यहाँ पे अगर मैं सेल्स की बात करूं तो सेल्स का नया लेजर बनने वाला है, इसलिए जो भी ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिसकी फर्दर पोस्टिंग हमें नहीं करनी होती है, उसके सामने हम जो है वो LF वाले कॉलम में क्या लिख देते हैं, C लिख देते हैं दोनों के सामने, मतलब ये कॉन्ट्रा एंट्री है, इसकी कोई भी फर्दर पोस्टिंग नहीं होगी। आई होप आपको जो है वो कॉन्ट्रा एंट्री अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब जो है वो अपने कॉन्ट्रा एंट्री भी डिस्कस कर लिया, पेटी कैश बुक जो है वो बाद में डिस्कस करेंगे। अब इसके रिलेटेड जो है वो सम्स अपने जितने भी है वो सारे पहले सॉल्व कर लेते हैं और फिर हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कौन सा है, तो गणेश कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1st April 2022 with ₹2000 as capital. Yet the following cash transactions in the month of April 2022. अब आगे क्या बोला गया है, तो ये सारे ही आपको जो है वो ट्रांजेक्शन्स दिए गए और मेक आउट द 2 कॉलम कैश बुक कैश एंड डिस्काउंट कॉलम फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022। आपको 2 कॉलमनर कैश बुक बनानी है, तो इसका फॉर्मेट हमने ऑलरेडी जो है वो डिस्कस भी कर लिया और मैं बना के भी आया हूँ ताकि जो है वो आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो बना लेते, स्टार्ट करते। सबसे पहले 1 अप्रैल को क्या ट्रांजेक्शन दिया गया है, परचेज फर्नीचर एंड पेड कैश ₹250। तो आंसर 2, फर्नीचर परचेस कर रहे, अच्छा 2 कॉलमनर कैश बुक है और 2 कॉलम कौन से हमें बनाने थे, कैश एंड डिस्काउंट कॉलम। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये वाला जो कॉलम है वो डिस्काउंट का कॉलम है, ये डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट है, ये वाला डिस्काउंट है आपका डिस्काउंट अलाउड। यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है अलाउड, ये तो सिर्फ आपको पता चले इसलिए मैंने लिखा है। और ये वाला अमाउंट मतलब ये कैश का कॉलम है, ये वाला डिस्काउंट आपका डिस्काउंट रिसीव्ड है और ये वाला कॉलम आपका जो है वो अमाउंट का कॉलम है, मतलब ये कैश का कॉलम है। क्लियर? तो आगे बढ़ते सम पे। सम क्या बोल रहा है, सबसे पहले 1 अप्रैल परचेज फर्नीचर एंड पेड कैश ₹250। फर्नीचर परचेज किया, कैश पे किया, एंट्री बनती है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹250। तो यहां पे मैं डेट डाल दूंगा 1 अप्रैल बाय फर्नीचर अकाउंट और डिस्काउंट के कॉलम में कुछ नहीं आएगा, इधर अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 250। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या दिया गया है, 2 अप्रैल को परचेज गुड्स ₹500। गुड्स परचेज किए 500 रुपए के, तो एंट्री क्या बनेगी, 2 अप्रैल एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट आप डेबिट करते हो और कैश अकाउंट को आप जो है वो क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। अमाउंट आपका यहाँ पे आ जाएगा क्या, अमाउंट आ जाएगा आपका 500। अच्छा एक चीज रह गई, सॉरी, यहाँ पे
गणेश कमिंस बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2022 विथ ₹2000 एज कैपिटल। तो ये जो पहली चीज दी गई है उसकी भी हमें एंट्री तो करनी पड़ेगी कि भाई उसने बिजनेस स्टार्ट किया विथ ₹2000 एज कैपिटल। फर्स्ट टाइम आप बिजनेस में कैपिटल लेके आते हो, कैश लेके आते हो, उसकी एंट्री क्या बनती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और डेट आपकी है 1 अप्रैल। तो यहां पे आ जाएगा 1 अप्रैल टू कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा कितना? 2000। क्लियर? अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या दिया गया है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹950। आपने गुड्स बेचा है कैश पे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 4 तारीख, ₹950। तो पैसा मिला 4 अप्रैल टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 950। सिंपल। उसके बाद पेड कैश टू राम मोहन ₹560। 5 तारीख को आप राम मोहन को कैश पे कर रहे हो ₹560। एंट्री क्या बनती है? राम मोहन अकाउंट को आप डेबिट करते हो, कैश जा रहा है तो कैश को क्रेडिट करते हो, और अमाउंट है आपका 560। तो यहाँ पे 5 तारीख बाय राम मोहन अकाउंट, अमाउंट है 560। अच्छा, यहाँ पे 6 तारीख को लिखा गया है, तो यहाँ पे आप डेट जो है वो 6 तारीख भी डाल सकते हो और 5 तारीख भी डाल सकते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा एज सच। तो ही अलाउड डिस्काउंट ₹10, वो हमें डिस्काउंट भी अलाउ कर रहा है। अगर उसने हमें डिस्काउंट अलाउ किया मतलब हमारे लिए तो वो क्या बन गया? डिस्काउंट रिसीव्ड बन गया। तो 10 तारीख सॉरी ₹10 जो है वो आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो आप यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड के कॉलम में ₹10 लिख दोगे। क्लियर? उसके बाद रिसीव्ड कैश फ्रॉम कृष्णा एंड कंपनी, और उसको हमने डिस्काउंट अलाउ किया है कितना? ₹20। अब पैसा मिल रहा है कृष्णा एंड कंपनी से, तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट। पैसा कितना मिल रहा है? ₹600 मिल रहा है टू सॉरी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट ₹20 टू कृष्णा अकाउंट ₹620। इसकी पोस्टिंग किस तरह से होगी? तो यहाँ पे डेट है आपकी 6 तारीख, 6 अप्रैल टू कृष्णा अकाउंट। डिस्काउंट के कॉलम में आ जाएगा आपका ₹20, क्योंकि आपने उसको डिस्काउंट अलाउ किया, और पैसा एक्चुअल में आपको मिला कितना? पैसा एक्चुअल में आपको मिला ₹600। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपको क्या दिया गया है? 7 अप्रैल को पेड फॉर पेटी एक्सपेंसेस ₹15। परचूरण खर्चों के लिए आपने जो है वो क्या किया है? ₹15 पे किए हैं। एंट्री बनती है कि आप पेटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 7 अप्रैल 15। यहाँ पे आप लिख दोगे बाय पेटी एक्सपेंस अकाउंट, अमाउंट में आ जाएगा 15। ठीक है। उसके बाद कैश परचेज हो रहा है आपका 150 का। अगर आप कैश परचेज कर रहे हो 150 का, एंट्री बनती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 150, 8 तारीख, यहाँ पे 8 अप्रैल बाय परचेज अकाउंट, और अमाउंट जो है वो आपका कितना था? 150 था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पेड फॉर लेबर ₹1000। लेबर को आपने ₹1000 पे किए हैं, जो आपका वेजिस का खर्चा माना जाता है। तो एंट्री क्या बनती है? वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 13 डेट, बाय वेजिस अकाउंट, अमाउंट था आपका 1000। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोल रहे हैं? पेड अली एंड सन्स ₹400। अली एंड सन्स को आप ₹400 जो है वो पे कर रहे हो। एंट्री क्या बनती है? अली एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 400, और लिखा गया है कि दे अलाउड डिस्काउंट ₹8। तो यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है आपको, तो ये आप लिख दोगे यहाँ पे। डेट है आपकी 13 बाय अली एंड सन्स,
8 रुपये डिस्काउंट मिला और आपने पेमेंट किया है 400 रुपये का। क्लियर? ये सारे ही ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड कर दिए। अब यहाँ पे ध्यान रखना, डिस्काउंट कॉलम जो है वो इंडिविजुअली दोनों का अलग अलग टोटल आप करोगे। तो यहाँ पे डिस्काउंट कॉलम में डिस्काउंट अलाउड आपका जो है वो 20 रुपये, तो वो सिर्फ यहाँ पे 20 रुपये आप लिख दोगे। डिस्काउंट रिसीव्ड आपका जो है वो 18 रुपये है, तो वो सिर्फ यहाँ पे 18 रुपये आप अलग से लिख दोगे। इन दोनों को बैलेंस नहीं करेंगे, ये दोनों अलग अलग चीज, ठीक है। अब यहाँ पे कैश का अगर मैं बैलेंस करूँ तो कैश का आपका डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 2000 प्लस 950 प्लस 600, 3550। तो ये यहाँ पे लिख देते 3550 और माइनस कर देते हैं -400 -1000 -150 -15 560 -500 -50। तो यहाँ पे आपका बैलेंस जो है वो 30/4 को अपने लिख देते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये आ गया आपका 675। और यही बैलेंस यहाँ पे 1 मई को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा। डिस्काउंट कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 675। क्लियर? सिंपल था। चलो नेक्स्ट सम पे आते। नेक्स्ट सम हमारा बोल रहा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द कैश बुक विद डिस्काउंट एंड एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द कैश बुक विद डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम। मतलब क्या, यहाँ पे ध्यान रखना, सिर्फ बैंक एंड डिस्काउंट नहीं बोल रहे, तीनों कॉलम पूछ रहे हैं आपसे। कैश कॉलम भी पूछ रहे हैं, डिस्काउंट कॉलम भी पूछ रहे हैं और बैंक कॉलम भी पूछ रहे हैं। चेक्स आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसिप्ट। ये एक बार ध्यान से समझ लेना कि जब हम कैश बुक बनाते हैं और अगर हमें जो है वो चेक मिल रहा है तो उसको हम फर्स्ट जो है वो कैश रिसिप्ट ट्रीट करते हैं। उसका रीजन क्या है समझना। देखो, आपको किसी पर्सन ने जो है वो चेक से पेमेंट किया, तो उस चेक को जब तक आप बैंक तक नहीं पहुंचाते तब तक बैंक जो है वो बैंक स्टेटमेंट में कोई भी एंट्री नहीं करेगा। जब तक आपने चेक जो है वो बैंक तक नहीं पहुंचाया तब तक बैंक स्टेटमेंट में कोई भी एंट्री नहीं होती है। तो इसलिए हम जो है वो क्या करते हैं, हमारा बैंक बैलेंस तुरंत बढ़ा के कोई फायदा नहीं है, इसलिए हम जो है वो क्या करते हैं, अगर कोई भी चेक आपको मिल रहा है तो उसको पहले आपको ऐसा ही मान लेना है कि भाई ये आपको जो है वो क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है। तो जब फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स से मुझे जो है वो चेक मिला, तो यहाँ पे मेरा पोस्टिंग जो होगा वो किस तरह से होगा कि पहले मैंने इसको मान लिया क्या, ये मेरे को कैश मिल रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स अकाउंट। और फिर जब मैं इस चेक को एक्चुअल में डिपॉजिट करवाने जा रहा हूं तो उस केस में मैं दूसरी एक एंट्री करूंगा और वो एंट्री मेरी किस तरह से होगी कि मेरा यही माना जाएगा कि मैंने जो है वो क्या किया है, कैश डिपॉजिट ही किया है। कैश डिपॉजिट करते हैं तो एंट्री क्या बनती है, कैश जाता है, बैंक का बैलेंस बढ़ता है, एंट्री आपकी बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री आपकी बनती है। तो इसी तरह से जो है वो आपका अगर कोई भी चेक मिला है और उसको आप डिपॉजिट जो है वो किसी दूसरे दिन करवा रहे हो तो उस केस में आपको पहले उसको कैश रिसिप्ट मानना है और फिर जब आप उसको डिपॉजिट करवाने जाओ तब उसकी एक कॉन्ट्रा एंट्री जो है वो आपकी बन जाएगी। कॉन्ट्रा एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब एक बात ध्यान से सुन लो, अगर आपको जो है वो चेक मिल रहा है और विद इन सेम डे आपने उसको डिपॉजिट भी करवा दिया तो फिर उस केस में ये चीज जो है, ये चीज आपकी एप्लीकेबल, ये वाली चीज आपकी एप्लीकेबल नहीं होगी। तो सर क्या करना है, अगर आपको चेक मिल रहा है विद इन सेम डे अगर आपने उसको डिपॉजिट भी करवा दिया तो यही मान लिया जाएगा कि भाई आपको सीधा बैंक में ही पैसे आए हैं
और सीधी सीधी आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, तो उस केस में आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू जो भी है मिस्टर एक्स, और सीधा बैंक कॉलम में ही आपकी पोस्टिंग की जाएगी। क्लियर? अच्छा, एक और चीज, अगर कोई पर्सन डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में जो है वो बैंक से मनी ट्रांसफर कर रहा है, तो ऑब्वियस बात है कि बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, तो सीधा सीधा उसको भी बैंक रिसिप्ट ही मानोगे। कब आपको जो है वो इसको कैश रिसिप्ट मानना है, अगर आपको चेक मिला और आपने विद इन सेम डे उसको डिपॉजिट नहीं किया और किसी दूसरे तीसरे दिन आप जाके उसको डिपॉजिट कर रहे हो, तो उस केस में फर्स्ट आपको जो है वो चेक रिसिप्ट को कैश रिसिप्ट मानना है, और जब चेक डिपॉजिट करवा दिया तब उसको आपको कॉन्ट्रा एंट्री मानना है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट सम पे चलते हैं। तो यहां पे क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 3 में, चंद्रिका कमेंसेस बिजनेस विथ कैश ₹20,000। तो कैश लेके आए आप जो है वो 20,000 रुपए, तो एंट्री बनती है क्या, 1 जनवरी को कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे डेट जनवरी है, फिर भी जनवरी 2000 जो भी है 22, फिर फर्स्ट डेट इधर लिखेंगे क्या, टू कैपिटल अकाउंट, और कैश लेके आए हैं तो कैश के कॉलम में लिख देंगे कितना, 20,000। सिंपल। उसके बाद ही पेड इनटू करंट अकाउंट ₹19,000। करंट अकाउंट मतलब जो बैंक के आपके अलग अलग अकाउंट होते हैं, एक तो हो गया सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट। तो करंट अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट में आपने जो है वो कैश डिपॉजिट करवाया है, कितना, 19,000। एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी बैंक का बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक को डेबिट करोगे, कैश का बैलेंस घटेगा तो कैश को क्रेडिट करोगे। तो सबसे पहले बैंक को डेबिट करना है, बैंक को डेबिट करना है, बैंक के डेबिट कॉलम में आ जाते हैं अपने यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, 19,000। कैश को क्या करना है, क्रेडिट करना है, तो कैश के क्रेडिट कॉलम में आ जाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे कैश के क्रेडिट कॉलम में क्या, 19,000। अच्छा, अब डेबिट किसको किया, डेबिट किया बैंक को, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, बाय बैंक अकाउंट। क्रेडिट किसको किया, कैश को किया, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, टू कैश अकाउंट। और खास करके ध्यान रखना, क्योंकि ये रिलेटेड ट्रांजेक्शन, रिलेटेड अकाउंट्स के बीच में ट्रांजेक्शन है जिसकी फर्दर कोई भी पोस्टिंग नहीं होगी, तो यहाँ पे एलएफ में आपको इसको लिखना पड़ेगा क्या, कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा सी। क्लियर? अब इसकी डेट एक बार देख लेते हैं, 3 तारीख है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपका क्या बोल रहा है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, ही रिसीव्ड चेक फ्रॉम कीर्ति एंड कंपनी ऑन अकाउंट ₹600। ध्यान रखना, चेक मिल रहा है, क्या डिपॉजिट की कोई भी इंफॉर्मेशन दी गई है आपको, डिपॉजिट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो चेक मिला तो फर्स्ट ट्रीट इट एज कैश रिसिप्ट। तो कीर्ति एंड कंपनी से चेक मिला है, 4 तारीख है, 600 रुपए है, तो 600 को मैं जो है वो कैश कॉलम में पहले एक बार के लिए लिख दूंगा, यहाँ पे टू कीर्ति एंड कंपनी अकाउंट 4 तारीख। क्लियर? उसके बाद 7 तारीख को ही पेज इन बैंक कीर्तिज एंड कंपनीज चेक। अब ये चेक को अपने डिपॉजिट करवा रहे हैं बैंक में, तो इसको आपको जो है वो कैश डिपॉजिट ही मानना है। कैश डिपॉजिट करवाने की एंट्री क्या होती है, बैंक का बैलेंस बढ़ता है, बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं, कैश का बैलेंस कम होता है, कैश अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो बैंक को क्रेडिट किया, बैंक को डेबिट किया, तो बैंक के डेबिट कॉलम में लिख देते हैं अमाउंट है कितना, 600। तो यहाँ पे बैंक के डेबिट कॉलम में लिख दिया 600, कैश के क्रेडिट कॉलम में लिख दिया कितना, 600। यहाँ पे क्या लिखा, बाय बैंक अकाउंट, यहाँ पे क्या लिख दिया, टू कैश अकाउंट। डेट थी आपकी 7 तारीख, और इधर लिख देंगे क्या, कॉन्ट्रा एंट्री। क्लियर? उसके बाद he pays रतन एंड कंपनी बाय चेक एंड इज अलाउड डिस्काउंट ₹20। रतन एंड कंपनी को हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं। अब यहां पे ध्यान रखना, चेक से पेमेंट कर रहे हो मतलब आपके यहां से तो बैंक से पैसे कटने वाले, वो तो आपको पता चल गया ना। तो पेमेंट के केस में इस तरह से मत मानना कि भी जो सामने वाला है मैं उसका वेट करूं, सामने वाला बैंक में जाए, बैंक में चेक को डिपॉजिट करवाए,
फिर जो है मैं यहाँ पे बैंक में एंट्री करूँ? नहीं भाई, आपका काम क्या है, आपने चेक लिख दिया, पेमेंट कर दिया, बैंक से कर दिया, तो उसको आपको कैश पेमेंट नहीं मानना है, सीधा सीधा बैंक से ही पेमेंट आपको उसको मान लेना है। तो इसकी ट्रीटमेंट आपकी रिसिप्ट जैसे नहीं होगी। क्लियर? तो 10 तारीख है, रतन एंड कंपनी को चेक से पेमेंट कर रहे हैं, उसने हमें डिस्काउंट अलाउ किया है 20 रुपए, तो यहाँ पे 10 तारीख बाय रतन अकाउंट लिख रहा हूँ क्योंकि जगह कम है मेरे पास, और डिस्काउंट हमें उसने कितना अलाउ किया, 20 रुपये, और अमाउंट हमने पे किया है 330, तो यहाँ पे 20 और इधर आ जाएगा 330 रुपये। सॉरी, कैश कॉलम में नहीं आएगा, ध्यान से, गलती से मैंने कैश कॉलम में लिख दिया। ये बैंक से पेमेंट हो रहा है, चेक से पेमेंट हो रहा है, तो सीधा सीधा आप उसको जो है वो बैंक के कॉलम में ही लिखोगे। ठीक है? उसके बाद त्रिपाठी एंड कंपनी पेज इनटू हिज बैंक अकाउंट ₹475, डायरेक्ट ट्रांसफर किया हमारे बैंक अकाउंट में 475, तो डायरेक्ट ट्रांसफर किया है तो फिर उसको जो है हम सीधा सीधा बैंक के कॉलम में ही बताएंगे। तो 12 तारीख 475 टू त्रिपाठी ठीक है। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, 15 तारीख को he receives check from वारसी and allows him discount ₹35 for 50। वारसी से हमें पैसे मिले हैं, एंट्री क्या बनती है, और अच्छा क्या मिला है, चेक मिला है। तो ध्यान रखना, अगर चेक मिला है तो आपको पहले इसको क्या ट्रीट करना है, कैश रिसिप्ट ट्रीट करना है। तो कैश के कॉलम में 450 लिख देंगे और डिस्काउंट के कॉलम में 35 लिख देंगे। तो यहाँ पे 15 तारीख डिस्काउंट के कॉलम में लिख देंगे 35 और कैश के कॉलम में लिखेंगे कितना, 450 रुपये, और इधर नाम लिख देंगे क्या, टू वार्षिक अकाउंट। क्लियर? उसके बाद 20 तारीख को he receives cash ₹75 and check ₹100 for cash sales। अब कैश सेल्स किया है, कैश पैसा मिला, कैश कॉलम में लिखोगे, चेक मिला, पर क्या उसको विद इन सेम डे डिपॉजिट करवा दिया, नहीं। तो अगर विद इन सेम डे डिपॉजिट नहीं करवाया तो उसको भी हम कैश रिसिप्ट ही मानेंगे। तो पूरा पूरा 175 आपका जो है वो कैश कॉलम में ही दिख जाएगा। डेट है आपकी 20, सेल्स किया है 175, तो सेल्स अकाउंट $175। क्लियर? उसके बाद 25 तारीख को ही पेज इनटू बैंक इंक्लूडिंग चेक रिसीव्ड ऑन 15th and 20 ₹1000। भाई एक तो इस दिन जो 450 का चेक मिला, इस दिन जो 100 रुपए का चेक मिला, ये दोनों ही दूसरे अदर कैश के साथ वो डिपॉजिट करवा रहे हैं। अब कौन सा वाला डिपॉजिट करवा रहा है वो हमें उससे मतलब नहीं है। अगर 1000 रुपए बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हैं मतलब वो हमारा कैश डिपॉजिट है। कैश डिपॉजिट की एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹1000। तो 25 तारीख है, 1000 रुपए है। सबसे पहले बैंक अकाउंट को आप क्या कर रहे हो, डेबिट कर रहे हो, क्योंकि बैंक में पैसा बढ़ रहा है। तो बैंक के डेबिट कॉलम में आप लिख दोगे क्या, 1000। कैश अकाउंट को क्या कर रहे हो, क्रेडिट कर रहे हो, तो कैश का क्रेडिट कॉलम में लिख दोगे क्या, 1000। इधर क्या लिखोगे, बाय बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा एंट्री, और इधर क्या लिखोगे, टू कैश अकाउंट कॉन्ट्रा एंट्री, और डेट है 25, लिखी ही है 25 तारीख आपकी जो है वो डेट आ जाएगी, सिंपल। उसके बाद 27 तारीख को ही पेज फॉर कैश परचेज ₹275। कैश परचेज आप जो है वो 275 पे कर रहे हो। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंट्री बन जाएगी आपकी,
यहाँ पे डेट 27 बाय परचेज अकाउंट, और पेमेंट जो हो रहा है आपका किससे हो रहा है, कैश से हो रहा है, तो कैश कॉलम में 275 लिख देंगे, ये आपका कैश का कॉलम है 275, ठीक है। उसके बाद 30 तारीख को ये पेज सन्ड्री एक्सपेंसेस इन कैश ₹50, खर्चा पे कर रहे हो, एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करोगे, कैश अकाउंट को क्रेडिट करोगे, 30 तारीख है, बाय सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट। कैश से पेमेंट कर रहे हो तो अमाउंट आ जाएगा कैश के कॉलम में ₹50। तो इस तरह से जो है वो आपके सारे ही ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड कर दिए। अब जो है वो हमारा काम बचता है क्या, अब जो हमें है वो दो सबको बैलेंस करना है, पर ध्यान रखना डिस्काउंट को बैलेंस नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल का एक बना लेते हैं, रेडी बनी है, चलेगा। ठीक है, डिस्काउंट कॉलम में डेबिट साइड तो जो है वो 35 ही है, क्रेडिट साइड आपका जो है वो ₹20 ही है। उसके बाद डेबिट साइड कैश कॉलम चेक कर लेते, 20,000 प्लस 600 प्लस 450 प्लस 175, तो 21,225, 21,225। और अगर माइनस करूँ मैं, -50 -275 -1000 -600 -19,000, तो यहाँ पे आपका बैलेंस बचेगा कितना, यहाँ पे आपका बैलेंस बच रहा है 300। उसके बाद बैंक को टैली करते, 19,000 प्लस 600 प्लस 475 प्लस 1000, तो ये 21,075, माइनस कर देते हैं यहाँ पे ₹330, तो बैंक से इतना ही गया है। यहाँ पे आपका बैलेंस बच जाएगा 20,745, ये आपका बैलेंसिंग फिगर है। यहाँ पे डेट 31 डाल देंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, इधर भी टोटल लिख देते हैं 21,075, और यही आपका जो है वो बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाएगा 1 फेब को। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश का बैलेंस कितना है, कैश का बैलेंस है 220,775, यहाँ पे आ जाएगा तो 775, सॉरी 20,745 45, ठीक है। थोड़ी बहुत गुजराती हिंदी जाती कभी कभी चला लेने का। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट सम। अब जो है वो अपने क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो पेटी कैश का है, तो उसको अभी साइड में रखते, पेटी कैश के सम्स जो है वो बाद में कंसेप्ट समझ के उसको बाद में लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका अगेन कैश बुक का सम है, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो पेटी कैश का है। अब 3 सम बचे हैं, तीनों सम जल्दी जल्दी खत्म करते। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे, तो एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द कैश बुक विथ डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम्स, चेक्स आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसिप्ट, ठीक है। अब हमें जो है वो कैश बुक मतलब कैश कॉलम, डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम, तीनों ही कॉलम जो है वो हमें यहाँ पे बनाने हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 सारे ट्रांजेक्शन्स देखते जाते हैं, बड़ा सम है, अच्छा सम है, मैं बोलूँगा। 1 मार्च को कैश इन हैंड आपका 15,000 है, और बैंक का ओवरड्राफ्ट है, बैंक का ओवरड्राफ्ट है मतलब आपका बैंक बैलेंस माइनस में चल रहा है, जितने बैंक में पैसे थे उससे ज़्यादा आपने जो है वो विड्रॉ कर लिए है। तो फिर उस केस में एंट्री क्या बनेगा, अच्छा इसकी एंट्री ये आपको ओपनिंग बैलेंसेस दिया गया है, तो 1 मार्च को सर 4 तो अभी नहीं करना है,
फिर 5 पे आ जाते हैं। डेट मैं यहाँ पे डाल दूंगा फर्स्ट। वैसे ये मंथ कौन सा है? मार्च है, यहाँ पे लिख देता हूँ मार्च। ठीक है, 1 मार्च को आपका ओपनिंग बैलेंस दिया गया है यहाँ पे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना है? कैश का ओपनिंग बैलेंस है आपका 15,000, और बैंक का जो है वो क्रेडिट बैलेंस है क्योंकि वो ओवरड्राफ्ट है, तो उसको हम यहाँ पे 1 मार्च बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। तो बैंक के कॉलम में आपका आ जाएगा कितना? 500 रुपये। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या दिया गया है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सेकंड को कैश सेल्स आपको दिख रहा है कितना? 3,000। अगर कैश सेल्स हुआ है तो एंट्री क्या बनती है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो 2 मार्च टू सेल्स अकाउंट, ये 300 रुपये का आपका कैश सेल्स हुआ है, तो कैश कॉलम में मैंने दिया इसको, सॉरी 3,000 है। ठीक है, उसके बाद तीसरी तारीख को पेड टू सुशील ब्रोज बाय चेक ₹3400, और डिस्काउंट रिसीव्ड जो है वो कितना है? 100 रुपीज है। तो एंट्री क्या बनती है? सुशील ब्रोज को अपने पेमेंट कर रहे हैं, चेक से पेमेंट कर रहे हैं, तो सुशील ब्रोज अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। तो तीसरी तारीख बाय सुशील अकाउंट लिख देता हूं अभी के लिए, और डिस्काउंट है आपका 100 रुपये, और अमाउंट पे किया आपने 3400, तो बैंक के कॉलम में लिख देंगे 3400 अमाउंट, और 100 रुपये आपका जो है वो डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 तारीख को सेल्स थ्रू क्रेडिट कार्ड ₹2800। सीधी बात है, क्रेडिट कार्ड अगर कोई स्वाइप करके आपको पेमेंट कर रहा है मतलब आपके बैंक में सीधे पैसे जा रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं क्रेडिट कार्ड स्वाइप करेगा और सीधा कैश उछल के बाहर आएगा, नहीं, बैंक में पैसे जा रहे हैं, तो ये बैंक में ही अपने जो बताएंगे। तो क्रेडिट कार्ड से सेल्स हो रहा है 2800 का 5 तारीख टू सेल्स अकाउंट, और ये बैंक कॉलम में लिखेंगे अपने 2800। ठीक है, उसके बाद 6 तारीख को रिसीव्ड चेक फ्रॉम सृजन ₹6200। 6200 का आपको जो है उस रीजन से चेक मिला है। अब हमें पता है कि भी चेक को अपने फर्स्ट क्या ट्रीट करते हैं, उसको हम कैश रिसिप्ट ट्रीट करते हैं। तो एंट्री क्या बन जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सृजन अकाउंट, डेट आ जाएगी आपकी 6 तारीख, और अमाउंट है आपका 6200। तो डेट है यहाँ पे 6 मार्च टू सृजन अकाउंट, कैश कॉलम में अपने लिखेंगे 6200 क्योंकि चेक मिला है, और उसको डिपॉजिट करने की कोई इन्फॉर्मेशन अभी तो नहीं दी गई है उस दिन। फिर उसके बाद 7 तारीख को एंडोर्स्ड सृजन्स चेक इन फेवर ऑफ आदित्य। हमने जो है वो ये जो चेक मिला था 6200 का, उसको एंडोर्स कर दिया किसके फेवर में? आदित्य के फेवर में। अब पहले तो मुझे ये बताओ कि भाई क्या आपको जब चेक मिला तब आपने उसको बैंक अकाउंट डेबिट किया था? नहीं, आपने डेबिट क्या किया था? कैश डेबिट किया था। अब आदित्य को वही चेक जो है आप दे रहे हो आदित्य को, क्योंकि आपको उसको कुछ पेमेंट करना रहेगा, तो आपने आदित्य को जो है वो चेक दे दिया, आपका एंडोर्स कर दिया। तो अभी के लिए तो यही माना जाएगा कि भाई आपने उसको कैश पेमेंट कर दिया,
क्योंकि आपने इस चेक को जो है वो बैंक कॉलम में बताया ही नहीं है, तो उसको क्रेडिट आप बैंक कॉलम से नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है वो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, इसकी एंट्री बनेगी आदित्य अकाउंट को आप डेबिट करोगे, टू कैश अकाउंट आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेट है आपकी 7 बाय आदित्य अकाउंट, और इसी को अपने 6200 जो है वो कैश कॉलम में लिख देंगे। क्लियर? उसके बाद 9 तारीख को डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹6800, कैश डिपॉजिट करवा रहे हैं, एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 9 तारीख 6800 बैंक को डेबिट कर रहे हैं, बैंक के डेबिट कॉलम में लिख देंगे 6800, कैश को क्रेडिट कर रहे हैं तो कैश के क्रेडिट कॉलम में लिख देंगे 6800, यहाँ पे लिखेंगे क्या, बाय बैंक अकाउंट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या, टू कैश अकाउंट, और ये जो है वो आपका कॉन्ट्रा एंट्री माना जाएगा। डेट आपको दी गई है क्या, 9 तारीख, 9/3। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रिसीव्ड चेक फ्रॉम अविरल एंड डिपॉजिटेड द सेम इनटू बैंक बाय अलाउिंग डिस्काउंट ₹50। अविरल से चेक मिल रहा है और उसी चेक को अपने डिपॉजिट कर रहे हैं उसी दिन। अगर चेक को डिपॉजिट कर दिया उसी दिन तो उसको आपको कैश रिसिप्ट फर्स्ट ट्रीट नहीं करना है, उसको आपको सीधा सीधा जो है वो बैंक अकाउंट में ही बता देना है। ठीक है, तो 10 तारीख 3600 बैंक कॉलम में ही लिखेंगे अपने 3600 10 मार्च टू अविरल, और उसको आपने जो है वो डिस्काउंट कितना दिया है, डिस्काउंट आपने उसको दिया है ₹50 का, तो यहाँ पे डिस्काउंट के कॉलम में लिख देंगे क्या, 50। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, अदित इन्फॉर्म दैट सृजन्स चेक is dishonored. Now cash is received from Srijan and amount is paid to Adit through own check. ये समझना अच्छे से, मस्त ट्रांजेक्शन है भाई। हमने यहाँ पे पढ़ा कि भाई हमने सृजन का जो चेक है वो फेवर किसके फेवर में एंडोर्स कर दिया, हमने आदित्य के फेवर में एंडोर्स कर दिया। ठीक है, तो ये वाला जो चेक है वो डिसऑनर हो रहा है, तो भाई आदित्य तो हमारे पास आएगा कि भाई आपका ये जो चेक था सृजन का वो डिसऑनर हो गया, मेरे को मेरे पैसे चाहिए। पहले तो जो डिसऑनर हो रहा है उसकी हमें क्या एंट्री करनी है समझना। अगर मैं इसकी डिटेल एंट्री करने जाऊं तो डिटेल एंट्री क्या है कि जो पहले हमने एंट्रीज की थी वो एंट्रीज को हमें रिवर्स करना पड़ेगा। अच्छा, जब हमें सृजन से चेक मिला तब हमने एंट्री क्या की थी, जब सृजन से हमें चेक मिला तब हमने एंट्री की थी कैश अकाउंट डेबिट टू सृजन अकाउंट, ये हमने एंट्री की थी उस टाइम पे, और ये हमने किया था 6200 से। और दूसरी एंट्री जब हमने चेक एंडोर्स किया था आदित्य को तब हमने एंट्री की थी क्या, आदित्य अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और ये भी हमने कर दिया था कितने से, 6200 से। तो ये तो जब हमें चेक मिला था और हमने चेक एंडोर्स किया था तब हमने ये एंट्री की थी। अब जब हमें ये चेक हमारा डिसऑनर हो रहा है तो ये पूरी ही एंट्री जो है वो आपकी रिवर्स हो जाती है, दोनों एंट्री रिवर्स हो जाएगी। मतलब क्या होगी एंट्री आपकी, समझना, रीजन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और दूसरी एंट्री कैश अकाउंट
डेबिट टू अदित अकाउंट। अब समझना ध्यान से, अगर मैं इसकी नेट एंट्री बनाऊं, नेट एंट्री इसमें क्या बनी, तो यहाँ पे टू कैश बाय कैश दोनों उड़ गया, तो नेट एंट्री बनी इसकी क्या, रीजन अकाउंट डेबिट टू अदित अकाउंट। अब ये वाली एंट्री में मुझे बताओ क्या कहीं पे भी कैश आ रहा है क्या? अगर कोई एंट्री में आपका जो है वो कैश अकाउंट आ ही नहीं रहा है, तो फिर उस केस में आप एंट्री कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं करोगे। इसको इस तरह से भी आप देख सकते हो कि भी अगर आप इस चीज की पोस्टिंग कर रहे हो, इस चीज की अगर पोस्टिंग कर रहे हो, मतलब आपको दोनों साइड 6200 लिखना है। अब दोनों साइड कैश में 6200 लिखोगे तो अल्टीमेटली कोई भी बैलेंस में कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए जो है वो अपने इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, तो डिसओनर की तो कोई भी एंट्री आपकी नहीं हो रही है। तो अब उसके आगे क्या बोला गया है, उसके आगे बोला गया है कि भी नाउ कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम सृजन एंड अमाउंट इज पेड टू अदित थ्रू ओन चेक। तो अब सृजन से जो है वो हमें क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है, तो एंट्री क्या बनेगी, डेट है आपकी 12 तारीख, टू रीजन अकाउंट, और कैश मिल रहा है तो कैश के कॉलम में लिख देंगे 6200। और अब अदित को पेमेंट जो है वो किस तरह से कर रहे हैं, तो अदित को पेमेंट कर रहे हैं 12/3 बाय अदित अकाउंट, और ये आपका जो है वो बैंक के कॉलम में चला जाएगा कितना, 6200, क्योंकि आप उसको जो पेमेंट कर रहे हो अदित को, वो तो चेक से पेमेंट कर रहे हो, तो उसको आप जो बैंक कॉलम में ही लिख दोगे, ठीक है। तो ये वाला ट्रांजेक्शन भी आपका हो जाता है। उसके बाद 15 तारीख को सेल्स थ्रू डेबिट कार्ड ₹3200, डेबिट कार्ड से सेल्स किया है, पैसा सीधा बैंक में ही मिला होगा, तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 15 तारीख, तो यहां पे लिख देते टू सेल्स अकाउंट, और बैंक के कॉलम में लिख देंगे अमाउंट आ जाएगा आपका 3200, ठीक है। 24 तारीख को विड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹1800 रुपये आप विड्रॉ कर रहे हो बैंक से, एंट्री क्या बनती है, बैंक का बैलेंस कम होगा, कैश का बैलेंस बढ़ेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 24 तारीख है, बैंक को, अच्छा कैश को डेबिट किया तो कैश के डेबिट कॉलम में अपने अमाउंट लिख देंगे कितना, 1800। कैश को क्रेडिट किया, सॉरी बैंक को क्रेडिट किया तो बैंक के क्रेडिट कॉलम में आप लिख दोगे कितना, 1800। यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय कैश अकाउंट, यहाँ पे क्या लिखोगे, टू बैंक अकाउंट, और ये कॉन्ट्रा एंट्री है क्योंकि इसकी फर्दर कोई भी पोस्टिंग नहीं होगी, डेट आपकी आ जाएगी 24/3, ठीक है। उसके बाद 28 तारीख को पेड टू संचित बाय चेक ₹3000, चेक से पेमेंट कर रहे हैं संचित को 3000 का, तो यहाँ पे 28/3 बाय संचित 3000। उसके बाद 30 तारीख को क्या हो रहा है, बैंक चार्ज 1% कमीशन ऑन सेल्स टू डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। तो इसका अब देखो समझना, हमने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से जितने भी सेल्स किया होगा उसका 1% कमीशन जो है वो बैंक हमसे चार्ज करेगा, तो उसकी हमें एक वर्किंग नोट बनानी पड़ती है, तो यहाँ पे नीचे एक वर्किंग नोट हम बनाएंगे। तो टोटल आपका टोटल सेल्स आपका डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड के थ्रू कितना हुआ है, तो एक तो ये जो है 3200 वाला हो गया, और दूसरा आपका जो है 2800 वाला है, तो 3200 प्लस 2800, 3200 प्लस 2800,
तो ये आपका हो गया 6,000। अब 6,000 का 1% जो है वो कमीशन कितना होगा, तो कमीशन का अमाउंट आ जाएगा 6,000 इंटू 1%, और ये आ गया आपका 60 रुपीज। अब ये बैंक ने आपसे जो है वो कमीशन चार्ज किया है, तो बैंक ने अगर कमीशन चार्ज किया है तो ये पैसा आपके अकाउंट से सीधा कट गया। अगर पैसा अकाउंट से कट गया तो उसको आप जो है वो यहाँ पे क्या लिखोगे, कमीशन आपका खर्चा है तो कमीशन अकाउंट को डेबिट कर दोगे बाय कमीशन अकाउंट। डेट है आपकी 30 और 30 मार्च, और बैंक के कॉलम में ही आप जो 60 रुपीज़ बताओगे, यहाँ पे रेफरेंस दे दोगे वर्किंग नोट 1 का। क्लियर? इस तरह से जो है वो आपकी कमीशन की भी एंट्री हो जाएगी। पैसा कटा, बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया, कमीशन खर्चा है तो कमीशन अकाउंट को डेबिट कर दिया। क्लियर? तो इसी तरह से ये वाला सम जो है वो ट्रांजेक्शन्स आपके सारे खत्म हो जाते हैं। अब जो है वो बैलेंस निकाल लेते हैं सम का। तो डिस्काउंट कॉलम को तो आप अलग से ही टोटल कर लोगे। डिस्काउंट में इधर तो जो है वो 50 रुपीज़ और इधर जो है वो 100 रुपीज़। यहाँ पे आ गया 50, यहाँ पे आ गया 100 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद कैश कॉलम की बात करते हैं। 15,000 प्लस 3,000 प्लस 6,200 प्लस 200 प्लस 1,800, तो 32,200 आपका टोटल है। 32,200 आपका टोटल, दोनों साइड अपने लिख देंगे 32,200, और माइनस करेंगे 6,200 माइनस 6,800, तो यहाँ पे 19,200 आपका इधर कैश में बैलेंस आ गया। और बैंक की अगर बात करें तो बैंक जो है 2,800 प्लस 6,800 प्लस 3,600 प्लस 3,200, 16,400 टोटल है। तो यहाँ पे 16,400 टोटल में लिख दूंगा 16,400, और माइनस करते -60 माइनस 3,000 माइनस 1,800 माइनस 6,200 माइनस 3,400 माइनस 500, तो ये हो गया आपका 1,440। तो यही आपका बैलेंस आ जाएगा। इसको आप लिख दोगे यहाँ पे क्या, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, डेट आ जाएगी आपकी 31 मार्च। तो ये वाला सम भी जो है वो आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, अब जो है वो अपना नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है पेटी कैश बुक का। तो एक बार पे चल लेते हैं। पेटी कैश बुक क्या होता है, पहले तो ये समझना। देखो क्या होता है ना कि बिजनेस में, जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं उसमें बहुत सारे कैश के ट्रांजेक्शन्स ऑलरेडी होते होते हैं। अब अगर आप जो है वो मेन कैश बुक में आपने 10 रुपए की चाय मंगवाई, 10 रुपए का नाश्ता मंगवाया, वो सारे जो रिफ्रेशमेंट के खर्चे, आपका रिक्शा भाड़ा हुआ 50 रुपए का, आपने जो छोटे मोटे कुछ वेजेस पे कर दिए 100-200 रुपए के, तो ये जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं उनकी बहुत सारी एंट्रीज होती है। और वो मेन कैशियर ये सारी एंट्रीज करेगा, अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। पर ऑलरेडी कैश बुक में इतने सारे ट्रांजेक्शन है, अब ये 10-10 20-20 रुपए के अलग से आप जो है वो वही मेन कैश बुक में आप अगर यही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे तो बहुत खिचड़ी हो जाती है। इसलिए जो है वो हमें क्या करना पड़ता है, हम पेटी कैशियर एक अलग से बिठा देते कि भी तेरे को मैं ये जो है वो इतने पैसे दे रहा हूँ, टाइम टू टाइम जो है वो तेरे को सारा ही इसका हिसाब मेंटेन करना है। और जो भी परचूरण खर्चा आप पे कर रहे हो, छोटे मोटे खर्चे एक्सपेंसेस पे कर रहे हो, वो तुझे ही इस पेटी कैश बुक में से पे करना रहेगा। ठीक है, तो अब पेटी कैश बुक जो है वो किस तरह से होते हैं कि एक तो होगी अगर आप सिंपल पेटी कैश बुक बना रहे हो, सिंपल पेटी कैश बुक जैसे नॉर्मल अकाउंट बनाते हो वैसा ही बनता है। लेकिन अगर आपको कॉलमनर पेटी कैश बुक बनाना है तो फिर उस केस में आपको जो है वो क्या होगा, फॉर्मेट आपका देख लो। सबसे पहले आपका इधर जो आएगा वो रिसिप्ट का अमाउंट आएगा, ये अमाउंट है रिसिप्ट। फिर आएगी आपकी डेट, अब डेट का एक ही कॉलम रहेगा। फिर आएगा वाउचर नंबर,
फिर आएगा पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स का भी एक ही कॉलम रहेगा और फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका टोटल पेमेंट्स। अब देखना, वैसे नॉर्मल अकाउंट हमारा कैसा बनता था, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, इस तरह से बनता था। अब यहाँ पे सिंपल चेंज क्या है, चेंज ये है कि भी डेट का एक ही कॉलम है और पर्टिकुलर्स का भी एक ही कॉलम है, पर रूल्स वही के वही रहने वाला है। डेबिट अगर किया तो डेबिट साइड के अमाउंट में लिख दो, पैसा गया तो क्रेडिट साइड के अमाउंट में लिख दो। बस यहाँ पे पर्टिकुलर्स में ध्यान रखने का, अगर कोई भी चीज डेबिट साइड वाली है, रिसिप्ट साइड वाली लिख रहे हो तो उधर यहाँ पे स्टार्ट करोगे 2 से। अगर आप कोई भी चीज क्रेडिट साइड वाली लिख रहे हो तो यहाँ पे स्टार्ट करोगे कहाँ से, बाय से। रूल्स में कोई भी चेंज नहीं है। डेट तो आपकी ऑब्वियस बात है, कोई भी साइड हो डेट तो वही रहने वाली है। तो इस तरह से जो है वो आपका कॉलमनर पेटी कैश बुक बनता है। अब यहां पे ध्यान रखना, एक वर्ड आता है इम्प्रेस्ड सिस्टम। इम्प्रेस्ड सिस्टम मतलब क्या, कि मैंने एक पीरियड फिक्स कर दिया। फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो एक वीक का पीरियड फिक्स कर दिया कि हर वीक मैं जो है वो अपने पेटी कैश बुक वाले जो बंदा है उसको मैं 2,000 रुपये दे दूंगा। तो वीक चालू हुआ, मैंने उसको 2,000 रुपये दे दिए, पूरे वीक में उसने खर्चा किया और वीक के एंड में उसके पास जो है वो लेट से 500 रुपये बच गए। तो अगर इम्प्रेस्ड सिस्टम के हिसाब से आपको पेटी कैश बुक बनाने का बोला गया है तो यहां पे आपका सम 500 रुपये बैलेंस निकाल के खत्म नहीं होता। आपको एक और एडिशनल चीज करनी पड़ती है, क्या कि इस 500 को लिखने के बाद आप यहां पे आगे और लिखते हो क्या, इम्प्रेस सिस्टम मतलब क्या, हर वीक खत्म होने के बाद, हर एक पीरियड खत्म होने के बाद आप बैलेंस को रिफिल कर दोगे। मतलब मैंने एक फिक्स्ड अमाउंट फिक्स किया, क्या 2,000 रुपये तेरे पास होने चाहिए हर वीक के स्टार्टिंग में। तो पहले वीक के स्टार्टिंग में मैंने 2,000 रुपये दे दिए, उसमें से 1,500 रुपये खर्च हो गए, तो बचे कितने, 500 बचे। अब मुझे 2,000 रिफिल करने के लिए, 2,000 बैलेंस उसका रखने के लिए मुझे और कितने पैसे देने पड़ेंगे, तो मुझे और जो है वो इसको पैसे देने पड़ेंगे कितने, 1,500। इसलिए नेक्स्ट वीक की स्टार्टिंग में भी आपका जो है वो अमाउंट कितना हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपका इम्प्रेस सिस्टम चलता है कि आपका बैलेंस निकल गया, बैलेंस निकल के सम खत्म नहीं होता। इम्प्रेस सिस्टम अगर बोला गया है मतलब आगे आपको और कुछ करना पड़ेगा, बैलेंस रिफिल करने की भी एंट्री करनी पड़ेगी। 2,000 बैलेंस सोचा गया था तो वापस अगर यहाँ पे 500 बैलेंस बचा तो 2,000 रिफिल करने के लिए आपको 1,500 रुपये जो है वो और एडिशनल डालने पड़ेंगे। वो सम देखेंगे तब अपने को जो है वो अच्छे से पता चल जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक्सपेंस 1, एक्सपेंस 2, एक्सपेंस 3, एक्सपेंस 4 ऐसा कुछ दिख रहा है। तो जब भी अपने कॉलमनर पेटी कैश बुक बना रहे हैं तो यहाँ पे एडिशनली आपको कुछ एक्स्ट्रा कॉलम्स बनाने पड़ते हैं। ये एक्स्ट्रा कॉलम किस चीज के हैं, तो जो भी आपके रेगुलर खर्चे हैं जो फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं उनके लिए आप जो है वो अलग से ही एक कॉलम बना दे रहे हो। ये कॉलम का काम क्या है, ये कॉलम का काम ये है कि भी हमें एनालिसिस करने में पता चलेगा कि भी रिफ्रेशमेंट का खर्चा पूरे वीक में कितना हो रहा है, तो वो सीधा मैं वो कॉलम देखूंगा, मुझे टोटल पता चल जाएगा। कन्वीनियंस का खर्चा मतलब आने जाने का खर्चा पूरे वीक में कितना हो रहा है, तो मैं टोटल कॉलम देखूंगा, मेरे को पता चल जाएगा। तो इस तरह से जो है वो हमारे इंडिविजुअली एक्सपेंसेस के कॉलम बनते हैं। और जो ऐसे खर्चे जो नॉर्मल खर्चे हैं जिसका बार बार रिपीटेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई देखो खर्चे तो बहुत सारे होंगे और पूरी लिस्ट बनाने जाएंगे तो लिस्ट कितनी लंबी हो जाएगी, आपके पास सप्ली में भी इतनी जगह नहीं होगी। तो जो मेन मेन खर्चे जो रिपीट हो रहे हैं उसको आपने यहाँ पे इंडिविजुअल नाम दे दिया। जैसे कि मैंने इसको नाम दे दिया कन्वेंस अकाउंट, इसको मैंने नाम दिया स्टेशनरी अकाउंट, स्टेशनरी कॉलम, इसको मैंने नाम दे दिया चलो लेट्स से वेजेस का कॉलम। तो जो मेन मेन खर्चे थे उसके मैंने इंडिविजुअल कॉलम बना दिए। बाकी के लिए आपके पास इतनी जगह भी नहीं है और वो पॉसिबल भी नहीं है, तो उसके लिए एंड में, और ये कॉलम हमेशा एंड में ही रखोगे, बीच में कहीं पे नहीं घुसाओगे। जितने कॉलम बन रहे उतने तो बना दिए, और फिर जिसके लिए कोई भी कॉलम एक्स्ट्रा नहीं बना पा रहे हो उसको आप डाल दोगे कहाँ पे, यहाँ पे सन्ड्रीज में। तो ये सन्ड्रीज वाला कॉलम आपका जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से जो है वो आपका पेटी कैश बुक का फॉर्मेट रहता है। अब सीधा सम्स पे आ जाते हैं ताकि जो है वो हमें इजीली सारी चीजें पता चल जाए। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो पेटी कैश बुक का सम है।
यहाँ पे वैसे मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट जो है वो बना लिया है, क्वेश्चन नंबर 6 भी पेटी कैश बुक का और क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है वो पेटी कैश बुक का। तो यहाँ पे पेटी कैश बुक का फॉर्मेट वापस यहाँ पे एक बार देख लो, यहाँ पे मैंने लिख दिया पेटी कैश बुक, इधर रिसिप्ट रुपीस, अमाउंट में यहाँ पे लिखूंगा, डेट, दोनों के लिए एक ही कॉलम है, डेबिट साइड के लिए भी एक ही कॉलम है, क्रेडिट साइड के लिए भी एक ही कॉलम है डेट का। इधर वाउचर नंबर, आप जो भी छोटे छोटे वाउचर्स बनाते हो पैसा पे करते टाइम वो, इधर पर्टिकुलर्स एक ही कॉलम दोनों साइड के लिए। अगर डेबिट साइड अमाउंट लिख रहे हो तो स्टार्ट होगा 2 से, क्रेडिट साइड अमाउंट लिख रहे हो तो स्टार्ट होगा बाय से। और यहाँ पे इधर आप टोटल भी लिख सकते हो और इसको आप नाम दे सकते हो क्या, पेमेंट। ठीक है, तो अब जो है हम 1 बाय 1 ट्रांजेक्शन्स देखते जाते हैं और जो है वो एंट्री पोस्ट करते जाते हैं। प्रिपेयर ए पेटी कैश बुक इन द इम्प्रेस्ड सिस्टम। इम्प्रेस सिस्टम बोला गया है मतलब आपको रिफिल का काम करना ही पड़ेगा। जब आपका पीरियड खत्म होगा तब जो अमाउंट सोची गई थी उतनी बैलेंस अमाउंट आपको रिफिल करनी पड़ेगी, तभी आपका सम कंप्लीट होगा। फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। सबसे पहले 1 जनवरी को रिसीव्ड ₹100 फ्रॉम पेटी कैश, मतलब मेन गल्ले में से, मेन कैश का गल्ला जो है उसमें से आपको जो है वो आपका छोटे गल्ले में पैसे आ गए कितने, ₹100। अब एंट्री क्या बनेगी समझना, एक ही बुक्स ऑफ अकाउंट है, जो मेन गल्ला है उसको आपने नाम दिया पेटी कैश, सॉरी उसको आपने नाम दिया कैश अकाउंट, और जो छोटा गल्ला है उसको आपने नाम दिया पेटी कैश। एंट्री क्या बनेगी, जो मेन गल्ला है उसमें से बैलेंस कम होगा तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और पेटी कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। इसकी एंट्री बनेगी पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ₹100 मिले, यहाँ पे अमाउंट में मैं जो है वो ₹100 लिख दूंगा। डेट आपकी है 1 जनवरी, वाउचर नंबर ठीक है। यहाँ पे क्रेडिट आपने क्या किया था, क्रेडिट आपने किया था टू कैश अकाउंट। क्लियर। अब प्रोसीजर समझना, पहले जितने भी खर्चे दिए गए हैं उन सारे ही खर्चे को लिस्ट कर दो यहाँ पे, इतनी सी जगह, इतना सा जो है वो बनाने का पेटी कैश और बाकी की जगह खाली रखने की, और पहले जितने भी खर्चे उसको लिस्ट कर दो और फिर जो है वो एक्सपेंस के लिए कॉलम्स अलग से हम बनाएंगे। ठीक है, तो पहले सबसे पहला खर्चा आपका किस चीज का हुआ है, बस फेयर ₹50 तारीख 2, यहाँ पे बाय बस फेयर। अब बस फेयर को मैं नाम दे सकता हूँ एक, क्या, इसको मैं नाम दे सकता हूँ कन्वेंस। कन्वेंस मतलब आने जाने का, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। तो अमाउंट आ जाएगा आपका 0.50। अब हर एक में मैं बाय लिखने नहीं जा रहा हूँ ताकि, क्योंकि मेरे पास जो है वो जगह कम है। तो कार्टेज पे किया, ये भी जो है वो आने जाने का खर्चा आपका 2.50। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे बार बार शिफ्ट ना करना पड़े इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे खोल लेता हूँ और पूरी लिस्ट डाउन कर लेता हूँ। ठीक है, तो फटाफट जो है पूरी लिस्ट लिख देते हैं एक बार के लिए। कार्टेज पे किया, फिर उसके बाद पोस्टेज पे किया है, तो पोस्टेज के लिए तारीख 3 यहाँ पे लिख दूंगा पोस्टेज। ये बाय हर एक में लिखना है आपको, 5 तारीख। उसके बाद वेजिस फॉर कैजुअल लेबर, तो 3 तारीख को वापस आपने वेजिस पे किए हैं, तो वेजिस आपने पे किए हैं कितने, ₹6। उसके बाद स्टेशनरी, तो यहाँ पे स्टेशनरी का खर्चा आपने पे किया है कितना, ₹4। उसके बाद पेड बस चार्जेस। अब देखो बस चार्जेस के लिए हमने एक अकाउंट ऑलरेडी यूज कर लिया है, क्या, कन्वेंस अकाउंट। तो अगर वापस वही बस चार्ज आ रहा है तो वही कन्वेंस अकाउंट ही यूज करना है, तो मैं यहाँ पे वापस लिख दूंगा क्या, कन्वेंस अकाउंट। तो ये बस चार्जेस आपके ₹2 हो गए। उसके बाद पेड फॉर रिपेयर्स टू चेयर, 5 तारीख को रिपेयर्स का खर्चा पे किया है, तो यहाँ पे रिपेयर्स लिख देंगे, अमाउंट है आपका 15। फिर उसके बाद बस फेयर वापस आ रहा है बस फेयर, तो 5 तारीख यहाँ पे कन्वेंस बस फेयर है कितना आपका, ₹1। उसके बाद 5 तारीख कार्ट्रिज, वापस कार्टेज का खर्चा हमने जो है वो पे किया है कितना, 4।
फिर 6 तारीख को वापस पोस्टेज का खर्चा पे किया है 7 रुपये। फिर 6 तारीख बस फेयर, वापस बस चार्जेस आए तो इसको हम डालेंगे कहाँ पे, कन्वेंस में। तो ये हो गया आपका 3 रुपये। अच्छा, ये कन्फ्यूजन अगर आ रहा है कि भी सर हम कन्वेंस नहीं लिख पाए, उस टाइम याद नहीं आया, बस चार्जेस लिख दिया, तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फिर उसके बाद वापस 6 तारीख को क्या है, कार्टेज है, तो ये वापस अमाउंट आ जाएगा 3 रुपये। उसके बाद 6 तारीख को स्टेशनरी, क्वेश्चन आप भी खोल लेना साइड में, मैं यहाँ पे खोल के बैठा हूँ क्वेश्चन। फिर वापस 6 तारीख को रिफ्रेशमेंट का खर्चा हुआ है, तो यहाँ पे रिफ्रेशमेंट। एक बार के लिए मैंने सारे ही खर्चे जो लिस्ट कर दिए। अगर यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में ये सारे ही खर्चे मुझे दिए गए थे, मैंने सारे ही खर्चों की लिस्ट बना ली एक बार के लिए। अब मैं देखता हूँ कि भी कौन से ऐसे खर्चे जो रिपीट हो रहे हैं, जो फ्रीक्वेंटली हो रहा है, तो उसको मैं अलग से नाम दे दूंगा, और बाकी जिसके लिए कुछ भी नहीं है तो उसको मैं अदर्स में डाल दूंगा। तो यहाँ पे एक कन्वेंस है, कार्टेज है, पोस्टेज है, वेजिस है, स्टेशनरी है। इतने खर्चे ऐसे जो बार बार आ रहे हैं, तो मैं इतने का हेड्स बना लेता हूँ। एक मैंने बना लिया कन्वेंस, दूसरा मैंने बनाया कार्टेज, तीसरा मैंने बनाया पोस्टेज, उसके बाद आपका आ गया वेजिस, उसके बाद स्टेशनरी, उसके बाद जिसके लिए कुछ भी नहीं है उसको नाम दे दो क्या, सन्ड्रीज, या अदर एक्सपेंस भी लिख सकते हो, मिसलेनियस एक्सपेंस भी लिख सकते हो। ठीक है, अब सिंपल काम है, एकदम सिंपल काम है। जहां जहां कन्वेंस आ रहा है, यहाँ पे कन्वेंस आया, यहाँ पे 0.5 कन्वेंस में लिख दिया। कार्टेज में 2.5 आया तो यहाँ पे 2.5 लिख दिया। पोस्टेज में 5 आया तो पोस्टेज के सामने उधर 5 लिख दिया। फिर वेजिस में 6 रुपये आया तो वेजिस के सामने मैंने यहाँ पे 6 लिख दिए। फिर उसके बाद स्टेशनरी में 4 रुपये आए तो स्टेशनरी के सामने मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। कन्वेंस में वापस 2 रुपये है तो यहाँ पे वापस मैंने 2 लिख दिया। रिपेयर्स में 15 है, रिपेयर्स के लिए कोई हेड नहीं बनाया तो उसको हम डाल देंगे कहाँ पे, अदर्स में, तो उधर 15 लिख दिया। कन्वेंस में वापस 1 रुपया आया, कार्टेज में 4 रुपये, पोस्टेज में 7 रुपये, कन्वेंस में वापस 3 रुपये, कार्टेज में 3 रुपये। स्टेशनरी आपका जो है वो सेकंड लास्ट था, तो स्टेशनरी में जो है वो 2 रुपये लिख देंगे। और रिफ्रेशमेंट के लिए कोई भी नहीं बनाया तो रिफ्रेशमेंट के सामने अदर्स में लिख देंगे क्या, 5 रुपये। ये करने के बाद आपको जो है वो सबका टोटल कर लेना है। तो एक तो रिसिप्ट साइड का टोटल होगा आपका, ठीक है, थोड़ी सी जगह रख के टोटल करने का, और एक टोटल आपका यहाँ पे होगा। तो ये टोटल अगर मैं करूँ, टोटल आपका 0.5 प्लस 2.5 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 15 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5, तो ये 60 रुपीज़ आपका जो है वो यहाँ पे टोटल आया। ठीक है, अब इसके बाद मुझे यहाँ का भी टोटल कर लेना है, तो 3 2 5 1 6 6.5, उसके बाद 7 7 प्लस 2.5 9.5, उसके बाद यहाँ पे 7 5 12, उसके बाद यहाँ पे 6, यहाँ पे 4 6 2 4 2 6 15 5 20। इस तरह से जो है वो आपका पेटी कैश बुक के इंडिविजुअल एक्सपेंसेस का भी जो है वो टोटल लिख दिया आपने। अब मुझे क्या करना है, ध्यान से समझना। यहाँ पे दोनों साइड में से बड़ा टोटल कौन सा है, पेमेंट साइड का टोटल तो 60 रुपीज़ आया, रिसिप्ट साइड का टोटल जो है वो 100 रुपीज़ है, तो दोनों साइड में टोटल जो बड़ा है मतलब 100 वो लिख दूंगा। अब यहाँ पे 7 तारीख को इधर आपका क्या बन गया, बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, जो आपका बनता है कितना,
ये बनता है आपका 40 रुपये। इसको आप कैरी डाउन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यही बैलेंस कैरिड डाउन यहाँ पे आ जाता है। डेट में यहाँ पे 8 डाल देता हूँ और ये 40 रुपये यहाँ पे आ गए आपके। इधर मैं क्या लिखूंगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब क्योंकि मुझे इम्प्रेस्ड सिस्टम बोला गया था तो यहां तक मेरा सम करके खत्म नहीं होता है। इम्प्रेस सिस्टम मतलब क्या, जो आपने बैलेंस सोचा था उसको वापस रिफिल करके खत्म करो। रिफिल करने के लिए हमने 100 रुपये सोचा था, रिफिल करने के लिए 40 रुपये हमारे पास ऑलरेडी है, तो रिफिल करने के लिए 60 रुपये और देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 8 तारीख, इधर वापस लिख देंगे टू कैश अकाउंट और इधर आ गया 60। अब जाके हमारा जो है वो पेटी कैश बुक का सम खत्म होता है। क्लियर? तो इसी तरह से जो आपका ये वाला सम भी खत्म होता है और आखिरी क्वेश्चन एक बचता है, उसको फटाफट सॉल्व करते हैं और फिर जो है वो क्वेश्चन लेक्चर जो है हमारा खत्म करते हैं। आंसर 6, श्री रामास्वामी मेंटेन्स ए कॉलमनर पेटी कैश बुक ऑन इम्प्रेस सिस्टम। इम्प्रेस सिस्टम वापस बोल दिया है। इम्प्रेस का अमाउंट कितना है, 500 रुपये है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शो हाउ इज पेटी कैश हाउ इज पेटी कैश बुक वुड अपीयर फॉर द वीक एंडेड 12 सितंबर 2022। अब वैसे यहाँ पे 12 सितंबर वीक एंडेड बोला गया है, पर यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो है वो आपके 13 तारीख तक चल रहे हैं। तो जितने ट्रांजेक्शन्स दिए गए उतने यहाँ पे लिख देंगे अपने, ठीक है। डेट में थोड़ा गड़बड़ है। अब 7 तारीख को पहला ट्रांजेक्शन जो है वो क्या है, तो यहाँ पे आपको बैलेंस इन हैंड दिया गया है 134.90। तो इसको मैं बैलेंस ब्रॉट डाउन पहले तो लिख दूंगा यहाँ पे 134.90। डेट है आपकी क्या, 7/9। यहाँ पे क्या लिखूंगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और उसके बाद इम्प्रेस सिस्टम मेंटेन करने के लिए 500 रुपये इम्प्रेस में रखने थे, तो 500 रुपये मेंटेन करने के लिए उसने और कितने भेजे, 365.10। तो रिसीव्ड कैश रिएम्बर्समेंट टू मेक अप द इंटरेस्ट, ये तो अलग ट्रांजेक्शन है। तो अगर आप इन दोनों का टोटल करोगे तो ये हो जाएगा कितना, 500 रुपये। तो वापिस हमें और कैश मिल रहा है 365.10। तो यहाँ पे लिख देंगे 365.10। डेट है 7/9। और इधर क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, ठीक है। उसके बाद स्टेशनरी का खर्चा हो रहा है 49.80। तो यहाँ पे बाय स्टेशनरी अकाउंट 49.80, इसको आप पेमेंट भी बोल सकते हो। उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंस हो रहा है 20.90, 8/9 को। तो इसकी डेट 7/9 ही थी, इसकी डेट आएगी 8/9 बाय मिसलेनियस एक्सपेंस और अमाउंट है आपका 20.90। उसके बाद रिपेयर्स का खर्चा हो रहा है 9 तारीख को 156.70, 156.70 बाय रिपेयर्स। तारीख थी 9 तारीख। उसके बाद 10 तारीख को ट्रैवलिंग का खर्चा हो रहा है 68.50, 68.50 बाय ट्रैवलिंग अकाउंट 10 तारीख। उसके बाद 11 तारीख को स्टेशनरी का खर्चा हो रहा है 71.40, 71.40 बाय स्टेशनरी अकाउंट 11/9। उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंस हो रहा है 6.30, 12/9 बाय मिसलेनियस एक्सपेंस 6.30। उसके बाद रिपेयर्स का खर्चा हो रहा है 48.30,
8 13 9 बाय रिपेयर्स 48.30। ये हमने सारी ट्रांजेक्शन्स लिस्ट कर दिया। अब इसका टोटल कर लेते हैं पहले, तो टोटल बाद में करते, पहले इसको कॉलमनर फॉर्म में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे कौन कितने कितने आपके खर्चे के कॉलम बनेंगे समझना। सबसे पहला कॉलम आपका जो बनेगा वो बनेगा स्टेशनरी का, उसके बाद बनेगा आपका मिसलेनियस एक्सपेंस को एंड में रख देते, उसके बाद रिपेयर्स एंड ट्रैवलिंग, चलो 4 ही है, यहाँ पे रिपेयर्स, यहाँ पे ट्रैवलिंग, इतने जो है वो आपके बने। इसको यहाँ पे इंडिविजुअली पुट कर देते, तो ये बनेगा 49.80 इधर, फिर मिसलेनियस एक्सपेंस में 20.90, 156.7 रिपेयर्स में, 68.5 ट्रैवलिंग में, 71.40 स्टेशनरी में, 6.3 मिसलेनियस में, और रिपेयर्स में वापस 48.3। के बाद हम जो है वो इसका टोटल अगर आप देखोगे तो खर्चों का टोटल आ रहा है 49.80 प्लस 20.9 प्लस 156.70 प्लस 68.5 प्लस 71.40 प्लस 60 प्लस 48.3, तो ये 421.90 आया, 421.90। उसके बाद यहाँ पे 49.80 प्लस 71.40 121.2, 121.2। उसके बाद रिपेयर्स में 156.7 प्लस 48.3, ये 205। उसके बाद यहाँ पे तो 68.5, उसके बाद यहाँ पे 20.9 प्लस 6.3 27.2। अब मेरा काम क्या होता है, पहले इसको बैलेंस कैरी डाउन करेंगे, तो दोनों साइड का टोटल जो है वो अगर हम देखें दोनों साइड का टोटल बनेगा आपका 500 रुपये, ठीक है। डिफरेंस आएगा 500 माइनस 421.90 78.10, 78.10 ये बनेगा आपका बाय बैलेंस कैरिड डाउन। डेट आ जाएगी आपकी यहाँ पे 13, और यही आपका यहाँ पे 78.1 नाव को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा। और यहाँ पे सम खत्म नहीं होता, हमारा इम्प्रेस सिस्टम है, तो और 500 डालने के लिए, मतलब 500 बैलेंस रखने के लिए हमें 421.90 और डालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 421.90 14 9 को यहाँ पे टू कैश अकाउंट, अब जाके हमारा जो है वो सम खत्म होता है। तो बस यही था आपका पेटी कैश बुक, एकदम ही सिंपल है साहब। और इसी तरह आपका कैश बुक का भी जो है लेक्चर खत्म होता है। खास करके जो है वो ये करके जाना, क्योंकि इसमें से कभी कभी पेटी कैश बुक के 10-10 मार्क के भी सम पूछ लेते हैं। स्किप मत करना, खुद से प्रैक्टिस एक बार जरूर कर लेना। थैंक यू।